Hi friends, wish you a very good morning. This is me Ayushi Joshi and you are watching me on the channel of Benchers IQ. So Benchers IQ concept made simple. वर्क कर रहे हैं आपके लिए, आप भी हमारे लिए वर्क कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही सजेस्टेड लिंक्स में जा करके और सारे वीडियोस देखना ना भूलिए, जिससे कि आपके एग्जाम्स का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो पॉलिटी का हमारा क्राउन रूल चल रहा है। पॉलिटी के अंदर हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, पॉलिटी के अंदर हम ऑलरेडी जो कंपनी रूल है उसको क्लियर कर चुके हैं। क्राउन रूल स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, 1858 का एक्ट पढ़ा था। भारत में जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में ये कंडीशन हो गई थी इंडिया की कि इंडिया में ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि अब ब्रिटिश का, ब्रिटेन का, ब्रिटिशर्स का, क्राउन का या हम कह सकते हैं कंपनी का जो रूल है वो कहीं ना कहीं डिगमिगा रहा है भारत में। ठीक है, तब क्राउन ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो कंपनी का रूल है वो अब अच्छे से चल नहीं रहा है, कंपनी इसको अच्छे से चला नहीं पा रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंडिया को जो कंपनी का रूल है उसको हटा करके क्राउन रूल स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्राउन रूल स्टैब्लिश हुआ 1858 में, कैसे बेटर इंडिया जो है बेटर गवर्नमेंट का रोल प्ले करने के लिए क्राउन रूल को लागू किया गया था। जो सारी सत्ता कंपनी के हाथ में थी, अब वो सारी सत्ता किसके हाथ में जा चुकी थी, क्राउन के हाथ में, मतलब सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, महारानी के हाथ में जा चुकी थी। अब सारी जब पोजीशन जो है महारानी के हाथ में जा चुकी है, सेक्रेटरी पद की स्थापना हो चुकी है, यहाँ वाइसरॉय बना हुआ है, वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ही ऑलरेडी, जीजी ऑफ इंडिया है ही, वाइसरॉय है और यहाँ पे सेक्रेटरी पद की स्थापना हो चुकी है। तो फिर अल्टीमेटली इंडिया में रूल कौन करेगा, इंडिया को जो है हाईएस्ट पोजीशन है इंडिया की वो कौन रूल करेगा। तो ये हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी जो फर्स्ट बने थे वो लॉर्ड स्टैनले बने थे, वही आगे जाकर के वाइसरॉय और सेक्रेटरी के पद को मिलाने के बाद में वाइसरॉय पद क्रिएट किया गया जिस पे लॉर्ड स्टैनले को बिठाया गया। यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करेंगे 1858 के एक्ट के बाद में आएंगे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ था, इट वॉज द एक्ट व्हेन इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे कब, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर। इसके अलावा और क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको और एक्सपांड कर दिया गया, उसके साथ ही और फंक्शंस दे दिए गए किसे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, उसके साथ में ऐसे फंक्शंस दे दिए गए जिससे कि वो बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहता है तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, ये सारे जो है ये दो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो बदलाव की गई कब, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो था इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और उसी के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपांड कर दिया, मतलब उसकी पावर्स को और बढ़ा दिया और ये डिसाइड किया गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब पावर है, ऑथोरिटी है वो उसके पास में। उसी के साथ में वो कोई डिस्कशन करना चाहती है तो उसे भी बिल्कुल कर सकती है, किसके साथ में, बजट से रिलेटेड जो डिस्कशन करना है गवर्नमेंट के साथ में, तो वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अधिकारों के तहत आता था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ लिया हमने। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा एक्ट लेकर आए थे क्योंकि इन्हें ये लगा था कि क्राउन के हाथ में जाते ही मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स की पावर्स बढ़ जाएगी। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से खुद को रूल अप करना चाहती थी और इंडियन जो डेमोक्रेसी है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन सिटीजन्स जो है उनको पूरी तरीके से गिराना चाहती थी। इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सब की पावर्स को कम करना चाहती थी। लेकिन क्राउन रूल आते ही उन्होंने 1858 में ये प्रेजेंट किया कि नहीं, हम आपके लिए हैं,
हम आपकी अच्छाई के लिए अवेलेबल है, हम आपके भले के लिए अवेलेबल है, इसलिए आपको हमसे टेंशन लेने या डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। इसीलिए उन्होंने अपनी काउंसिल में इंडियंस की सीट्स भी डिसाइड कर दी और अन्य जो डिपार्टमेंट्स थे उनके अंदर भी इंडियंस को पूरा अधिकार दे दिया। वैसे ही हमने पढ़ा 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को जो नॉमिनेशन के पर बेस थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसी के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपांड करते हुए उसे और पावर्स दे दी गई, जिससे कि वो एग्जीक्यूटिव से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, उसी के साथ में बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस में भी डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसे कहा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इंट्रोड्यूस फॉर 6 टाइम्स। क्या बोला गया? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया किसे? डायरेक्ट इलेक्शन को। इससे पहले के 1892 के जो एक्ट था, 92 का जो एक्ट है, उसके तहत क्या किया गया? इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके जस्ट नेक्स्ट इलेक्शन में 1909 के इलेक्शन में क्या किया गया? डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। ठीक है, उसके साथ में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसे क्या बना दिया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। उसी के साथ में नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 to 60। 16 से डायरेक्ट 60 कर दिए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया, 16 से क्या कर दिए गए? 60 कर दिए गए, 60 कर दिए गए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है 16 और 60 के बीच में। क्यों किया गया? देखिए, 1909 1905 पावर शुरू हुआ था किसका? गांधी जी शुरू हो चुके थे। गांधी जी का पावर शुरू हो चुका था, उनके मार्च शुरू हो चुके थे, उनके आंदोलन शुरू हो चुके थे। कब से? 1905 से शुरू हुआ सब कुछ। 1905 से शुरू होते ही जहाँ पे डिमांड बढ़ गई है इंडिया के अंदर कि क्या करो, हमें आज़ाद करो, फ्री इंडिया की डिमांड बढ़ गई है, उस समय 1909 के अंदर क्या हुआ? ये डायरेक्ट इलेक्शन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। उसी के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बढ़ा दिए गए। रीज़न क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर इन इंडियंस को हम लोग दे देंगे सीट्स तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपनी पैरों को, अपनी नींव को मजबूत बना सकता है भारत के अंदर। इस मंसूबे के साथ में इन्होंने 1909 के अंदर क्या किया? इंडियन काउंसिल एक्ट पेश किया, जिसके तहत ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। और क्या किया गया 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल वॉज एक्सेप्टेड। आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान की डिमांड चल रही है, भारत पाकिस्तान को अलग करने की, अलग अलग होने की, अलग अलग करने की डिमांड चल रही है इस समय, क्योंकि हर जगह एक ही नारा लगाया जा रहा है, भारत पाकिस्तान को अलग करो। यहाँ तो ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने की जंग गांधी जी के सामने थी, यहाँ पे भारत को पाकिस्तान से अलग ना होने देने की जंग, मतलब भारत के अंदर फूट डालो राज करो वाली जो नीति ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी, उससे भारत को निकालने की कोशिश कौन कर रहे थे? गांधी जी। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक नया स्टेप ब्रिटिशर्स द्वारा लिया गया, जो कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के अलग होने की सबसे बड़ी वजह थी। वो क्या था? कम्युनल इलेक्टोरल पेश किया गया, मतलब इलेक्शन सिस्टम इस तरीके से होगा जो कम्युनिटी पर बेस्ड होगा। SC/STs के लिए इतनी सीट्स होगी, मुस्लिम्स के लिए इतना कोटा होगा, तो इस तरीके से अलग अलग जो कम्युनिटी बेसिस पर जो है इलेक्टोरल सिस्टम प्रेजेंट किया गया। इसके बाद में पहली बार इंडियन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसके तहत पहली बार किसी इंडियन को सीट दी गई, मतलब इंडियन को बनाया गया उस काउंसिल का मेंबर। कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ के मेंबर बनाए गए। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक तरीके से भारत को अलग करने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है भारत पाकिस्तान के तौर पे, और वहीं दूसरी तरफ भारत को ये बताया जा रहा है, ये जताया जा रहा है
कि आपके लिए हमारे काउंसिल में जगह है, आपके देश में आपके लिए ये जो हमने पूरा दायरा बनाया है, हमने गवर्नमेंट बनाई है, काउंसिल्स बनाए हैं, इसके अंदर आपको पूरी पूरी सीट दे रहे हैं हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं भारत को पूरी तरीके से डबल प्लानिंग के साथ में, मतलब दोनों तरफ की प्लानिंग के साथ में मार कर हाथों में लेने की कोशिश की जा रही थी, तोड़कर हाथों में लेने की कोशिश की जा रही थी। अब आपको पता होना चाहिए, जिन्ना की जिद थी कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए, मुस्लिम और हिंदुज़्म को बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट रिलीजन के तौर पे लिया जाए और बिल्कुल भारत पाकिस्तान अलग अलग कर दिया जाए, दो देश के दो टुकड़े करने की बात कर दी गई। और इस टुकड़े को किसी भी तरीके से ना होने देने की जंग जो गांधी जी की थी, उस जंग के तहत एक बैरियर बन के सामने आया क्या, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में 1909 के तहत पेश किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, अब देखिए हुआ क्या, 1919 बहुत बड़ी जंग है। 1909 के अंदर ये एक्ट लाया गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हाथों हाथ 10 साल बाद में 1919 में नया रिफॉर्म लेकर आया गया। भारत की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। जंग देश को आज़ाद करने की, भारत को आज़ाद करने की ब्रिटिशर्स से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लोग कूदते चले जा रहे हैं, जंग करते चले जा रहे हैं, हर जगह पे आंदोलन में जा रहे हैं, घुस रहे हैं लोग और कह रहे हैं भारत को आज़ाद करो। भारत को आज़ाद करने के लिए जो लोगों में जो डेस्पो क्रिएट हो चुका है, वो इस पीक पर जा चुका है कि अब ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना ही है। जब ये कंडीशन हो गई तो 1919 के तहत एक और रिफॉर्म लाया गया, किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए इस एक्ट के तहत, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड। सबसे पहले तो सेंटर और प्रोविंसेस के बेसिस पे जो सब्जेक्ट्स है वो डिवाइड कर दिए गए। सेंटर के लिए ये सब्जेक्ट आएंगे, प्रोविंसेस बेसिस पर ये सब्जेक्ट आएंगे। ये मैटर्स में कोई आपस में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा और इन सब्जेक्ट्स पे ये डिसीजन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों अलग अलग कर दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिल्कुल अलग कर दी गई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर दी गई, जो आज हम स्टेट और सेंट्रल कहते हैं, तो उसी तरीके से उस समय भी प्रोविंशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों काउंसिल्स को अलग कर दिया गया। उसके साथ में रिजर्व लिस्ट लगा दी गई, या बीइंग इन चार्ज ऑफ रिजर्व लिस्ट एंड द मिनिस्टर्स इन चार्ज फॉर द ट्रांसफर लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मिनिस्टर्स को ट्रांसफर लिस्ट में डाला गया, ट्रांसफर लिस्ट के अंदर, और मिनिस्टर को चार्ज किया गया। और वहीं पे काउंसलर्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, उनको क्या किया गया, रिजर्व्ड लिस्ट में चार्ज किया गया। The ministers were nominated from among the elected members of the legislative council and were responsible to the legislature। जो legislative council के elected members हैं उनमें से ministers को select किया जाएगा, nominate किया जाएगा और उनको legislature के लिए responsible बनाया जाएगा। मतलब legislative council जो है उसी में से जो responsible persons हैं उनको nominate करके क्या किया जाएगा, ministers बनाया जाएगा और वो legislature के लिए क्या होंगे, responsible होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया गया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लेटर टू बिकम राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज हैं, ये दोनों सिस्टम बाइकैमरल लेजिस्लेचर का है जो कि आज भी चला आ रहा है। उसके अलावा 3 जो है मेंबर्स मैंडेट कर दिए गए वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो इंडियन होंगे। वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 मेंबर क्या होंगे, इंडियंस होंगे। ठीक है, ये एक्ट जो था फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यूपीएससी जो है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया का, उसको स्टैब्लिश किया गया। दिस एक्ट एक्सटेंडेड द राइट टू वोट एंड विद दिस अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन एक्वायर्ड वोटिंग राइट्स। राइट टू वोट का अधिकार दिया गया इस एक्ट में सबसे पहले, और उसी के साथ में 10% लोगों को ये अधिकार दिया गया भारत के कि वो वोट देने के लिए बिल्कुल जो है आधिकारिक है, मतलब फ्री हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पहली बार वोट देने का अधिकार इस एक्ट के तहत दिया गया था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दिया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन was proposed
which would consist of British India and the princely states. This never materialized through. Okay. Other than this, सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में सब्जेक्ट्स डिवाइड हो चुके हैं. सेंटर वॉज इन चार्ज ऑफ द फेडरल लिस्ट, सेंटर कहाँ आ रहा है, फेडरल लिस्ट के चार्ज में आ रहा है. वहीं पे प्रोविंसेस जो है वो प्रोविंशियल लिस्ट का चार्ज ले रहे हैं. मतलब फेडरल लिस्ट जो है उसका चार्ज सेंटर में जाएगा, जबकि प्रोविंशियल लिस्ट का चार्ज प्रोविंसेस के अंदर जाएगा. और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसके अंदर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. ऐसे मैटर्स जो दोनों में सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं तो वो आपसी समझाइश के तौर पे उनको सॉल्व किया जाएगा. इस तरीके से इसके अंदर ये सिस्टम किया गया, जो लिस्टिंग की गई है वर्क्स की या मैटर्स की, जो आज भी चली आ रही है ना, सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट, और ये चीज़ें आपको पता होगी, स्टेट, सेंटर एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ओके. उसके साथ में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर. प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी सिस्टम को अबॉलिश करते हुए सेंटर लेवल पे इसे क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है. इसके अलावा मोर ऑटोनॉमी वाज अकॉर्डेड टू द प्रोविंसेस एंड इन 6 out of 11 provinces the bicameral legislature was introduced. 11 प्रोविंसेस थे जिसमें से 6 प्रोविंसेस को क्या किया गया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया उन प्रोविंशियल स्टेट्स में. इसके अलावा फेडरल कोर्ट वॉज स्टैब्लिश, फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया एंड द इंडियन काउंसिल अबॉलिश, इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया. बर्मा एंड एडन वर सर्व्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया एंड दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना इस एक्ट के थ्रू हुई है. 1919, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के एक्ट के तहत हुई है. दिस एक्ट कंटिन्यूड अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये एक्ट कब तक चला, जब तक कि नया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता. ठीक है. इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट. 1919 के एक्ट में ही ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हम भारत को आगे जाके क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, फ्री कर देंगे. उसके अलावा वाइसरॉय और गवर्नर्स जो हैं वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नॉमिनल बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन के हेड बनाए गए. किसे, वाइसरॉय और गवर्नर्स को. इसके अलावा सेटअप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस लेवल पे और सेंटर लेवल पे, दोनों ही लेवल पर क्या किया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया कि उत्तरदायी सरकार को स्टैब्लिश करना ज़रूरी है, वरना अब ब्रिटिशर्स के, अच्छा अभी तक ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन किया नहीं है. इसलिए अपनी जो नींव है उसे मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी था ब्रिटिशर्स के लिए. उन्हें लगा कि इस एक्ट के थ्रू हम इन्हें एक गोली भी दे देंगे कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, और उसके साथ में हम इन्हें आज़ाद नहीं भी करेंगे. इस तरीके के सिस्टम्स बना देंगे कि इन्हें हमारे लिए जो है हम कह सकते हैं एडिक्ट होना पड़ेगा हमसे. इसलिए उन्होंने क्या किया, असाइंड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए जो बोथ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थे वो उन्हें असाइन करती है. तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बनाई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसे बनाया है, वाइसरॉय और गवर्नर को. इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी है प्रोविंसेस और सेंट्रल लेवल पे, जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स कौन है, ब्रिटिशर्स. तो गवर्नमेंट तो हमने आपके लिए स्टैब्लिश कर दी, लेकिन मेंबर्स कौन है, ब्रिटिशर्स. हमने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तो बना दी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, वाइसरॉय और गवर्नर. तो अल्टीमेटली इंडिया किसके हाथों में, अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों में है. ठीक है. इस तरीके से हमारे 1919 का एक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मैं आपको बता देती हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्योंकि आरबीआई इसमें आता है, फेडरल कोर्ट इसमें आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें आता है, और ये सारी चीज़ें जो बाइकैमरल कंडीशन है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन भी इसमें आता है. इसके अलावा डायरकी सिस्टम भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एक्ट के लिए. ठीक है. 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट हो गया. उससे पहले हमने 1858 का पढ़ा. क्राउन रूल जब से शुरू हुआ, क्राउन रूल के स्टार्ट होने के साथ ही 1858 का एक्ट आया जो हमने पढ़ लिया.
1892 आया जो हमने पढ़ा, 1909 आया जो हमने पढ़ा, और 1919 एक्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो 1919 के, देखिए बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट लेवल, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे सिस्टम हम कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, 1919 के एक्ट से। आरबीआई को हम अब तक फॉलो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था उसे। तो इस तरीके से 1919 का जो एक्ट है बहुत सारी ऐसी चीज़ें कैरी करता है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए 1919 का एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जो मैं आपके सामने पेश करूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी आज की सरकार का आधार है, उसे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है उन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, नोट्स बनाना चाहें जो भी कीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 1919 का एक्ट, ये बात भूलिएगा नहीं आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वेट कीजिए।